अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। एक और ज़हन साज़ी प्रोजेक्ट, लेक्चर्स और उनके ऊपर किस तरीके से अब क्रिटिसिज़्म आ रहा है। एक मिलिट्री ऑफ़िसर, पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ़िसर की खातून अफ़सर और उनकी एक वायरल क्लिप, उसके ऊपर जो तनकीद आ रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के केसेस के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आई है और 2 लोग कह रहे हैं कि वो उन तमाम तर मीटिंग्स में मौजूद थे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ-साथ बिजली और बिजली के बिल्स पे हमने सुना कि लोगों को घर से ज़ेवरात बेचकर अपनी बेटियों के बिजली के बिल जमा कराने पड़े, लेकिन अब बाकायदा तौर पे आज आपको बताएँगे कहानी जिसमें किस तरीके से एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे पाकिस्तान आर्मी की एक फीमेल ऑफिसर, उनका एक क्लिप वायरल है। गालिबन 1 से डेढ़ मिनट का एक क्लिप है। ईमान दुरानी इन कैप्टन का नाम है, जो ऑफिसर है कैप्टन ईमान दुरानी। और ये जो क्लिप है, इसके अंदर ये कह रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन के अंदर बाकायदा तौर पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाई जाती है और सिखाया ये जाता है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कि किस तरीके से अब और खास तौर पर उन्होंने एक सवाल किया, सामने नौजवान बैठे हैं, उनको वो कह रही है कि आप खुद से ये सवाल करें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया, ना कि ये पूछे खुद से कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ाई जाती हैं, 1965 और 71 बाकायदा पूरी-पूरी जंगों पर एक-एक किताब मौजूद है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमें सिखाई जाती है। तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारे रिएक्शंस इसके ऊपर आए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में जो कुछ फ़ौज बन पाता है वो करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो सिर्फ एक काम है जो फ़ौज कर सकती है, वो है जंगें लड़ना। और जंगें लड़ना जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है फ़ौज के, और पब्लिक फिर बहुत शाबाश देती है। अभी जो पाकिस्तान इंडिया वाला मामला हुआ, इसमें आप सब जानते हैं किस तरीके से अवाम किस तरीके से अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी थी और जानें कुर्बान करने के लिए खड़ी थी, और फ़ौज को किस तरीके से फिर दाद भी दी गई। तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो सिर्फ यही चीज़ है जो आती है। इसके साथ-साथ जो रिएक्शन आया है वो आपके सामने भी रखते हैं, लेकिन ये ज़हन साज़ी प्रोजेक्ट्स, इनका बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। और आए रोज़ नौजवानों को बाकायदा तौर पे लेक्चर्स दिए जाते हैं, ज़हन-साज़ी की जाती है। अब ये जो कल से क्लिप्स वायरल है ना, इस पे ख़ास तौर पे ये हुसैन नदीम साहब ने रिएक्शन दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं कि क्लासिक गैस लाइटिंग बाय द रूलिंग एलीट इन अंडर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। यानी बेसिकली जहाँ पे वो कह रही है ना कि अ, आप खुद से सवाल करें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया, ना कि ये सोचें कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है। तो रियासत का काम अपनी आवाम को सर्व करना होता है। रियासत का काम रियासत माँ जैसी क्यों कहा जाता है? रियासत का काम आवाम को सर्व करना होता है, ना कि आवाम का काम ये होता है कि वो रियासत के लिए, बेशक ऑब्वियसली आपने म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ करना है, लेकिन रियासत होगी माँ के जैसी। तो ये आखिरी ट्वीट की आखिरी लाइन आप देखें, वो कह रहे हैं कि द स्टेट एग्जिस्ट टू सर्व द पीपल डोंट एग्जिस्ट टू सर्व द स्टेट। तो यहाँ पर आप जवाब दें, ये जवाब इन अफसर से सामने जो बैठे थे बच्चे, किसी को पूछना चाहिए था सवाल कि यहाँ पर 12-12 लाख तनख्वाहों वाले लोग, उनको 2-2 हज़ार यूनिट फ्री दिए गए हैं। बेसिकली ये जो तमाम तर ज़हन साज़ी की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि ये जो माफिया है, ये जो पूरा एक कल्चर है ना, जो फॉर्म 47 का पूरा एक जो प्रिविलेज्ड लोग लाके बिठा दिए गए हैं, जो अशराफिया बिठा दी गई है, इनका मज़ीद सर्वाइवल बेहतर बनाया जा सके। अब किस तरीके से अवाम पिस रहेगी, यानी यहाँ पे 12 लाख तनख्वाह वाले को 2000 यूनिट फ्री मिला है, लेकिन जो बेचारा 200 से 201 या 202 यूनिट इस्तेमाल करेगा, वो 8 से 9 हज़ार रुपया बिल देगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो एग्ज़िस्ट करते हैं अपनी जगह के ऊपर, और फिर ये सिखाना, ये ज़हन-साज़ी करना कि अपने से सवाल करें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। ये ना सोचें कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया है। इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। इस पर अमीर अब्बास साहब का रिएक्शन आया है, समीना पाशा, तमाम तर सहाफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। सनम जावेद लिख रही हैं जिनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो लेक्चर देते फिर रहे हैं। अमीर अब्बास कह रहे हैं ये खातून अफ़सर किस कॉन्फिडेंस के साथ अपने सामने बैठे नौजवानों से ना सिर्फ़ गलत बयानी कर रही है, बल्कि तारीख़ को मसख़ भी कर रही है। अब सिर्फ़ यही नहीं है, समीना पाशा ने भी रिएक्ट किया और वो कह रही है कि अगर वाक़ईतन सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, तो इससे पहले तमाम तर मार्शल लॉ लगाने वाले जो फ़ौजी जर्नैल थे, क्यों उनको अकाउंटेबल नहीं किया गया? तो ये तमाम तर चीज़ें जो ऑब्वियसली ज़हन-साज़ी, एक जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अब इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म किया गया, ऑल्दो वो बड़ी प्रेज़ेंटेबल थी, बड़ा अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे उनके, लेकिन एक बड़ा हाई लेवल का और बड़ा जेन्युइन किस्म का क्रिटिसिज़्म सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बिजली चोरी के मामले पर बात करेंगे। एक बड़ा अंदोनाक, बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान के केसेस से। 9 मई में 8 ज़मानतें ख़ारिज करने का तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है और ये कहा गया है कि इमरान खान 9 मई को जेल में थे, ये दलील उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। इमरान खान ने 4 मई को चक्री रेस्ट एरिया, 7 और 9 मई को लाहौर में साजिश तैयार की, और साजिश तैयार करने के हवाले से जो बाकायदा अब आप लाहौर हाई कोर्ट ने जो बयानात जिनको फैसले का हिस्सा बनाया ना, ये आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हो रहे होंगे। यहाँ पर कहा गया है कि इमरान खान ने 9 मई को कहा था कि इस्लामाबाद में पेशी है, मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिन रहनुमाओं के नाम है उसमें यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, मियां असलम इकबाल, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज टीमा,
कहा गया था कि लिबर्टी चौक से कारकुनों को इश्तियाल देकर रास्ते में फौजी और सरकारी तनसीबात का घेराव और जलाओ करेंगे, और दूसरी तरफ जुबैर नियाजी और हसन नियाजी अस्करी तनसीबात और सरकारी तनसीबात का जलाओ घेराव करेंगे। इन दो बयानात को बेसिकली, ये दो कोई सिक्योरिटी के एहलकार हैं, ये मोहम्मद उमैर साहब सहाफ़ी लिख रहे हैं कि मुझ समेत ज़मान पाक ड्यूटी देने वाला हर रिपोर्टर गवाह है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कितनी रुकावटों से गुजरना पड़ता था। बेशतर औकात तो मुलाकातें मनसूख होती थी, मगर ये दो एहलकार 3 दिन लगातार अहम तरीन मीटिंग्स में शरीक होते रहे, किसी को पता नहीं चला, और इन 3 दिनों की मीटिंग्स में सबसे गैर अहम ये 2 पुलिस एहलकार ही थे। इसके अलावा सिर्फ मरकजी क़यादत थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनके बयानात को फैसले का हिस्सा बनाया है। 2.5 साल बीत चुके हैं, महज एक इमारत के पीछे पूरे मुल्क की सियासी दरो-दीवार हिला दिया गया है। कोई प्रूफ्स मौजूद नहीं है, प्रोसिक्यूशन रोज़ टाइम पे टाइम माँगती है, इस तरह के बयानात को फैसलों का हिस्सा बनाया जाता है, अदालतों के दरो-दीवार हिला के रख दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जो एक इमारत की डिसरिस्पेक्ट हुई है, उसके नतीजे में जो कुछ बन पाए हम करें, फिर चाहे ज़हन साज़ी प्रोजेक्ट्स हों, जो कुछ हो, लेकिन अवाम आज भी सिर्फ एक ही बात कर रही है कि असल जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी है, सारी अवाम उसी को वापस देखना चाहती है। तो फिर ये फैसले कहाँ स्टैंड करेंगे? यहीं से आगे बढ़ते हैं। बिजली चोरी वाला मामला है, उस पर कुछ आपके सामने खबर रखेंगे, और बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। इससे पहले हम सुनते रहे, हमने रिपोर्ट भी किया कि किस तरीके से लोग अपने घरों से अपनी बच्चियों का ज़ेवर बेचकर और किस तरीके से बालियाँ बेचकर, ज़ेवरात बेचकर बिजली के बिल जमा कराने पड़े। अगेन अशराफिया के लिए बेहतरीन इंतज़ामात हैं, उनको कोई पूछ-गछ नहीं है। अब यहाँ पर कहानी ये सिर्फ़ है कि गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने पर बाप गिरफ्तार, बेटे ने खुदकुशी कर ली। बिजली का बिल आया 3800 रुपए, यानी सिर्फ 3800 रुपए, यानी 3800 रुपए। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो निजाम है, ये किस हद तक नाकाम हो चुका है एक आदमी को, एक आम आदमी को प्रोटेक्शन देने में, एक आम आदमी के मफाद के लिए काम करने में। फिर लेक्चर्स दिए जाते हैं कि हम अवामी मफादात में काम करते हैं। बहरहाल 3800 बिल अदा ना होने पर बिजली का मीटर उतरा, हमसायों से बिजली ली तो बिजली चोरी का मुकदमा, वालिद गिरफ्तार हुआ, 30,000 रुपए जुर्माने का बंदोबस्त ना हुआ, इकलौते 20 साला बेटे ने खुदकुशी कर ली। यानी 3800 जमा नहीं हुआ, वालिद को आपने जेल में पकड़ कर डाल दिया जब जब हमसायों से बिजली ली, क्योंकि बिजली का मीटर कट गया है और प्रेशर है, वो 3800 नहीं दे सकते। गर्मी इस इंतहा की है, पहली बात है। सिर्फ 3800 रुपया, अगर इस निज़ाम को एक घर से बिजली का इतना सा बिल नहीं मिला, तो फ़ौरन से जेल में डालने की क्या दुःख बनती है। यहाँ बड़े-बड़े चोर हुकूमतों में बैठे हैं, यहाँ बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े धंधे चल रहे हैं, इस मुल्क के अंदर क्या कुछ होता है मेरा आप सब जानते हैं, लेकिन महज़ 3800 रुपया ना जमा करवाने पर जब हमसायों से बिजली ली, बिजली चोरी का मुकदमा बना, जुर्माना नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद जवान 20 साला बेटे ने, यानी ये आपकी नस्ल, ये आपको आगे लेकर आपके मुल्क को, कौम को चलेगी। ये बड़ी आम तरीन चीज़ें हैं। यहाँ पे एडवोकेट रिजवान गिल साहब कह रहे हैं कि ये जो सख्त इक़दामात हैं, इन पर तशवीश का इज़हार, और कहा कि जो मामूली यूटिलिटी बिल अदा न करने वालों के खिलाफ किए जा रहे हैं। मज़ीद कहा कि ये वाक़या इस निज़ाम की नाकामी का अफ़सोसनाक मज़हर है, जो गरीब और कमज़ोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। एक मामूली सा बिल और उस पर इस कदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ये अवाम, ये कहानी आपके सामने है। इसलिए कहा जाता है इस लावा को यहीं से सँभालने की कोशिश करें, वरना खुदा न ख़ास्ता अगर ये उबल पड़ा, ये लोग, ये जो अब फ्रस्ट्रेशन है, ये लोगों की सामने अगर आना शुरू हो गई, तो शायद सबके लिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने कुछ 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक तो कहा है, कहानी सुनाई है उन्होंने, एक क्लिप भी गालिबन आपके साथ शेयर करेंगे। वो कह रहे हैं कि 2 अ, मिज़ल्स एक बेस का बता रहे हैं, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम तर तनाज़ा चलता रहा, उसमें वो कह रहे हैं कि 9 से 11 मिज़ाइल एक हमारी बेस पे आके लगे, बेस का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस बेस पर जब वो मिज़ाइल्स आके लगे, तो कोई मिज़ाइल बेस के आगे गिरा, कोई पीछे गिरा, किसी मिज़ाइल ने भी हमारे जहाज़ को या किसी हमारे अमले में से किसी को खुदा न खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं पहुँचाया। और वो कह रहे हैं वो इसको गैबी मदद से जोड़ रहे हैं। गैबी मदद तो डेफ़िनेटली लोग दुआएँ कर रहे थे, माँओं, बहनों, बेटियों की, यहाँ लोगों की दुआएँ थी, तहज्जुद का वक़्त था, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इंटरसेप्टिंग का निज़ाम, वो दिफ़ाई निज़ाम जिसकी बात की जाती थी और कहा गया था कि सारे के सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं और इंटरसेप्शन की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर वो दावा कहाँ रह गया? अब ये लोग डीजीआईएसपीआर को टैग करके ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि सर आपने तो कहा था कि पाकिस्तान ने सारे इंडियन मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब ऑब्वियसली जो उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे वो कुछ और फरमा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो आप ईरान इज़राइल सीज़फायर आज देख रहे हैं, इसके पीछे एफएम और पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। तो यहाँ पर दोबारा गूंज सुनाई दे रही है कि एक बड़ी तैयारी हो रही है, एक मुनज़्ज़म तैयारी और प्लान हो रहा है अमेरिका और इज़राइल मिलकर ईरान की तरफ हमला करने के हवाले से, जिसमें 5 या 6 दिन के बाद कहा जा रहा है कि दोबारा इस जंग का खुदा न खास्ता आगाज़ हो सकता है। तो फिर ये जो आज क्रेडिट दिया जा रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इमरान खान पर हम बात कर रहे थे, तो अलीमा खान का जाते-जाते स्टेटमेंट आपके सामने रखें। वो कह रही है, इमरान खान को कहा जा रहा है कि 9 मई कबूल कर लें, थोड़ी-सी सज़ाएँ देंगे और आपको छोड़ देंगे, आप सीसीटीवी भूल जाएँ और ये हुकूमत चलने दें, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं। अब एक बड़ी अहम तरीन स्टोरी है,
جو آپ کے ساتھ رکھیں گے. ڈراپ سائٹ کی خبر ہے اور یہ خبر بہت اہم ترین ہے. پاکستان تحریک انصاف سے منسلک 2 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دونوں کو یو اے ای سے متحدہ عرب امارات سے باقاعدہ طور پہ غائب کر دیا گیا. اس وقت وہ ان کی کسٹڈی میں. اوبیسلی ہماری اسٹیٹ، ہمارے ادارے، ان کی انوالومنٹ اس میں موجود ہے. باقاعدہ طور پہ ہماری اسٹیٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک خطرہ ہے، نیشنل سیکورٹی کو خطرہ ہے، تو لہٰذا ان کو پکڑا جائے. ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، ایک کا نام ہے محمد جنید جہانگیر اور دوسرا سید سلمان رضا. یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، سوشل اکاؤنٹ سنبھال رہے تھے سوشل میڈیا کے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک حج کے فریضے کی ادائیگی سے واپسی پر جب یو اے ای پہنچتا ہے تو اماراتی جو آفیسرز ہیں وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں ان کی جانب سے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. فیملیز مسلسل ایک ٹارچر تھا فیملیز کے لیے. فیملیز، ان کی بیویاں فوراً پہنچی. جب ان کی وائفز پہنچی، جا کے کمپلین درج کرانے کی کوشش کی یا ان کے بارے میں، ان کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی، تو ڈراپ سائٹ نیوز لکھ رہا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا اور کہا گیا کہ ہم جیسے ہی ان کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں تو ہمیں یہ پرومپٹ کیا جاتا ہے کہ دونوں نیشنل سیکورٹی، جب ہم ان کی آئی ڈی کارڈ ڈال کے کوشش کرتے ہیں چیک کرنے کی کہ ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں تو کہا جاتا ہے دونوں نیشنل سیکورٹی کا خطرہ ہے، جس کے باعث ان کی کوئی ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے حوالے سے ڈراپ سائٹ لکھ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یو اے ای کے ساتھ مل کر مدد کے بارے میں باقاعدہ طور پہ کہا کہ مدد کی جائے اور ان دونوں کے حوالے سے بتایا جائے، ان کو وکیل فراہم کیا جائے، قانونی معاونت ہو. لیکن کسی قسم کی قانونی معاونت بھی ان کو نہیں دی جا سکتی، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، کیونکہ اگین کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ جہانگیر اور رضا یہ دونوں سیٹل تھے یو اے ای میں، بڑے بہترین اپارٹمنٹس میں، شارجہ میں رہتے تھے. ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان میں سے ایک مارکیٹنگ مینیجر تھا وہاں پہ پرائیویٹ کمپنی میں. یعنی دونوں پڑھے لکھے نوجوان تھے، لیکن اب پچھلے تقریباً 7 سے 8 ماہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ غائب ہے، یہ ان کی کسٹڈی میں اس وقت. اور ان کی فیملیز، ان کی والدہ کے حوالے سے، رضا کی والدہ کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یو اے ای بھی اس حد تک ان سیف جگہ ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ کس طرح سے ان دونوں کی گمشدگی کتنی خطرناک اور کتنی تشویشناک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے خبر ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شاہد خٹک نے علیم گنڈا پور کو منہ پر کہا کہ میں تمہارے گھر سے نہیں کھاتا. یہ وقار علی سید رپورٹر ہیں، باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں لائیو ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ یہ تو میں ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ساری اسی کے گرد ریوالو کر رہی ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. جاتے جاتے یہ اعزاز سید کا کلپ سنیے گا. ملک ریاض کے حوالے سے اداروں نے اور سیکورٹی فورسز نے کیا فیصلہ کیا ہے، معافی مل گئی ہے انہیں، معاملہ کیا ہے، یہ سنیے گا. 3 جون کو جناب ملک ریاض نے میری اطلاعات کے مطابق ایک خط لکھا ہے فیلڈ مارشل آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو، اور اس میں مبینہ طور پر انہوں نے جو اپنے پرانے معاملات ہیں ان کے اوپر معذرت کی ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پھر اس خط کے بیچ میں یعنی کیا ہوا ہے، اس خط کے بعد کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ فوج کی طرف سے، آرمی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی رابطہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. اس کا ثبوت آتا ہے 12-13 جون کو ایک اور خط وہ ملک ریاض حسین صاحب نے دوبارہ لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کم و بیش 3000 کنال زمین جو ہے وہ شہداء کے نام کرنے کا فیصلہ کیا، یا بتایا کہ جی میں 3000 کنال جو ہے زمین شہداء کے نام کر رہا ہوں. میرے پاس جو اطلاعات ہیں